हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो पेपर हमारा नवंबर 2020 में हुआ था, जिसको जून 2020 कहा गया है, उसका इवनिंग शिफ्ट के पेपर के अंदर यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे पेपर को अगर एक बार एनालाइज किया जाए तो इस पेपर में यूनिट नंबर 3 से पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, पार्ट बी का, जिसका क्वेश्चन आईडी है 29। क्वेश्चन लिखा है, इन ट्रिपेनोसोमा सम ऑफ द इंट्रॉन जनरेटेड वाई शेप स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ लेरिएट, सच स्ट्रक्चर इज जनरेटेड ड्यूरिंग। यानी ट्रिपेनोसोमा के अंदर लेरिएट की जगह पर एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है इंट्रॉन्स का। तो इसमें पूछा है कि ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो बनता है वो कौन सी प्रोसेस में बनता है, सिस स्प्लाइसिंग में या फिर ट्रांस स्प्लाइसिंग में या फिर अल्टरनेट स्प्लाइसिंग में या फिर आरएनए एडिटिंग में, इन कौन सी प्रोसेस के अंदर ये स्ट्रक्चर बनती है। चलिए तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, जैसे ही एमआरएनए बनता है तो उसके पास 2 पार्ट होते हैं, यानी जब रेप्लिकेशन होने के बाद जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उस टाइम पर जो आरएनए बनता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक्सोन होता है और इंट्रॉन होता है। एक्सोन आगे जाकर प्रोटीन के सिंथेसिस करता है तो उसको रखा जाएगा, और ये जो इंट्रॉन होता है ये नॉन कोडिंग है, यानी आगे जाकर प्रोटीन के सिंथेसिस नहीं करता है तो उसको निकाल दिया जाता है। तो वहां पर 3 तरीके की स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग का मतलब है इंट्रॉन को निकाल के एक्सोन को जोड़ देना। तो ये 3 टाइप की होती है, एक सिस स्प्लाइसिंग होती है, एक ट्रांस होती है और एक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है। तो जब सिस स्प्लाइसिंग होती है तो उसमें कुछ इंट्रॉन ऐसे होते हैं जो खुद से ही अपना स्प्लाइसिंग करा देते हैं, मतलब उन्हें किसी बाहरी फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कोई आएगा उनको कट करेगा और फिर एक्सोन ज्वाइन होंगे। वो खुद से ही अपनी स्प्लाइसिंग करा लेते हैं और उस स्प्लाइसिंग के दौरान हमें एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको बोलते हैं लेरिएट स्ट्रक्चर, लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर मिली है इसको बोलते हैं लेरिएट। तो ये लेरिएट स्ट्रक्चर कब बनती है? जब सिस स्प्लाइसिंग होती है। लेकिन जब ट्रांस स्प्लाइसिंग होती है तो ट्रांस स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है, हमारे पास कोई 2 आरएनए है, एक आरएनए का एक एक्सोन और दूसरे आरएनए का एक एक्सोन हमें जोड़ना होता है। यहां पर तो क्या हुआ है, सेम ही आरएनए के एक्सोन को जोड़ा गया है, लेकिन यहां पर क्या है, हमारे पास 2 आरएनए हैं, कुछ पार्ट इसका जोड़ना है, कुछ पार्ट इसका जोड़ना है एक साथ में, और इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहां से रिमूव करना है और इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहां से रिमूव करना है। तो ये होता है ट्रांस स्प्लाइसिंग में। तो देखो यहां पर क्या है, जैसे ये एसएल आरएनए है, इसका ये पार्ट हमें ऐड करना है, और ये प्री एमआरएनए है, इसका ये पार्ट, यानी ये वाला पार्ट और ये पार्ट हमें ऐड करने हैं, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें निकालना है। तो ये निकलता कैसे है, जो प्री एमआरएनए है उसके पास एक ब्रांच पॉइंट होता है जिसके पास 2H है, और ये 2H यहां पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये यहां जुड़ जाता है और ये वाला पोर्शन खाली रह जाएगा। जब ये यहां अटैच होता है तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको वाई शेप स्ट्रक्चर कहा है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो बचा था यहां OH खाली हो जाता है और ये OH फिर कर लेता है अटैक यहां पर। यहां अटैक करने के बाद ये वाला पूरा पोर्शन अलग हो जाता है, जैसे देखो यहां ये अलग हो गया है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जुड़ गए हैं। तो इसे बोलते हैं ट्रांस स्प्लाइसिंग, और ये मिलता है ट्रिपेनोसोमा के अंदर, इसलिए वहां पर वाई शेप का स्ट्रक्चर मिला है। तो अभी हम इसका आंसर आराम से बता सकते हैं कि जब ट्रिपेनोसोमा के अंदर ट्रांस स्प्लाइसिंग होती है तो उस टाइम पर हमें वाई शेप के इंट्रॉन दिखाई देते हैं। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 30 से लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर स्टेबल बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रोमोटर साइट। देखो, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसका काम है ट्रांसक्रिप्शन करने का, तो जो डीएनए वाला पोर्शन होता है उसको यूज करके वो ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो डीएनए पे एक साइट है जिसको बोलते हैं प्रोमोटर साइट, जहां से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर होता है उसका काम यह है कि प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना और वहां पर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा देना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा फैक्टर, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर होता है वो इंश्योर करता है प्रोमोटर की साइट पे बाइंडिंग को। ठीक है, डीएनए फोटोलाइज रिपेयर में हेल्प करता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ये भी रिपेयर में हेल्प करता है, और रैक ए ये भी रिपेयर में हेल्प करता है। तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, सिग्मा फैक्टर जो सिग्मा 70 होता है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो ये आरएनए पॉलीमरेज है, उसके पास 2 अल्फा यूनिट होती हैं, एक बीटा होती है, एक बीटा डैश होती है, एक सिग्मा फैक्टर होता है। यहाँ इनके भी फंक्शन लिखे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन सिग्मा फैक्टर का काम होता है प्रोमोटर को रिकॉग्निशन करना और वहां पर बाइंड करवा देना आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 31 लिखा है, इरिथ्रोमाइसिन इज एन इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इट एक्ट्स बाय। यानी इरिथ्रोमाइसिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन को रोक देता है। तो ये करता क्या है जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है? चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ लिखा है, इरिथ्रोमाइसिन एक्ट ऑन लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स। एग्जैक्टली, ये जो इरिथ्रोमाइसिन है केवल प्रोकैरियोट्स के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, और रोकता कैसे है, जो राइबोसोम का लार्ज यूनिट होता है उस पर एक्ट करता है, यानी उस पर एक्ट करने के बाद ये रोक देता है। It inhibits protein synthesis by the stimulating the dissociation of peptidal tRNA from the ribosome। यानी जो पेप्टाइडल tRNA होता है राइबोसोम से, उसको उसकी मूवमेंट नहीं होने देता है। जैसे देखो यहाँ पर ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज में 3 साइट होती है, E
और P और A। तो यहाँ पर आकर ये बाइंड कर जाता है, जो लार्ज सब यूनिट का ये वाला पार्ट है यहाँ पर आकर बाइंड कर जाता है ये इरिथ्रोमाइसिन। देखो लिखा भी है, इरिथ्रोमाइसिन बाइंड टू 23S rRNA मॉलिक्यूल इन द 50S सब यूनिट प्रिवेंटिंग द मूवमेंट अलोंग mRNA इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी यहाँ पर इसका मूवमेंट जब होता है, चीजें यहाँ मूव करती हैं, फिर दूसरा आता है, फिर मूवमेंट होता है, लेकिन इसकी बाइंडिंग की वजह से ये मूवमेंट नहीं हो पाता है और यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं यहाँ कहाँ लिखा है, बाइंडिंग ऑफ 30S सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम दस इनहिबिटिंग द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि वो लार्ज सब यूनिट पर एक्ट करता है, 30S स्मॉल होती है, तो ये गलत हो जाएगा। बाइंडिंग टू 50S सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम दस इनहिबिटिंग द ट्रांसलोकेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि वो किससे बाइंड करता है, 50S जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है उसके 50S सब यूनिट से बाइंड करता है और ट्रांसलोकेशन नहीं होने देता। इसका मतलब है कि मूवमेंट नहीं होने देता है चीजों को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। थर्ड में लिखा है इनहिबिट द पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ऑफ यूकैरियोटिक। यूकैरियोट के अंदर ये नहीं मिलेगा। फोर्थ में लिखा है cause premature chain termination by acting as an analog of amino acyl tRNA in the both prokaryote eukaryote। ये भी गलत हो जाएगा, केवल ये प्रोकैरियोट के अंदर ही मिलता है। तो यहाँ दोनों में यूकैरियोट लिखा है इसलिए ये गलत है, और यहाँ स्मॉल सब यूनिट दे दिया है इसलिए ये गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 32 से लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्विच ऑन लैक ऑपेरोन इन इकोलाई। यानी इकोलाई के अंदर इन चारों में से कौन सी कंडीशन है जो कि लैक ऑपेरोन को स्विच ऑन कर देता है, यानी ऑन कर देता है। तो देखिए जब इकोलाई के पास आता है लैक्टोज तो उस टाइम पर लैक ऑपेरोन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि लैक ऑपेरोन ऐसे एंजाइम्स को बनाता है जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लैक्टोज तो होना ही चाहिए अगर हमें लैक ऑपेरोन को स्विच ऑन करना है। तो देखो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इसमें लैक्टोज नहीं है, माइनस का मतलब नहीं है और प्लस का मतलब है कि वहां पर प्रेजेंट है। तो सेकंड ऑप्शन भी कट जाएगा और थर्ड भी कट जाएगा क्योंकि दोनों में लैक्टोज को नहीं दिखाया है। अब फर्स्ट में और फोर्थ में है कि लैक्टोज दोनों में है लेकिन यहाँ ग्लूकोज भी है और यहाँ ग्लूकोज भी है। तो देखो कुछ ऐसा होता है कि ये जो इकोलाई है अगर इसके पास ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस देता है ग्लूकोज को, यानी सबसे पहले ग्लूकोज को खाना चाहता है। तो अगर लैक्टोज भी है ग्लूकोज भी है तो ये केवल ग्लूकोज को खाएगा और लैक्टोज को नहीं खाएगा। तो अगर वो लैक्टोज को नहीं खाएगा तो लैक ऑपेरोन भी स्विच ऑन नहीं होगा। तो अगर हमें लैक ऑपेरोन को स्विच ऑन कराना है तो वहां पर ग्लूकोज नहीं होना चाहिए और लैक्टोज होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोज माइनस और लैक्टोज प्लस, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो पार्ट बी के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 83 से लिखा है गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डीएनए रेप्लिकेशन। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी है डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्ड में। आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी गलत स्टेटमेंट यहां पर चारों में से कौन सी है वो आपको बतानी है। चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट क्रोमोसोम फ्रॉम द ओरिजिन इज इनिशिएटेड मल्टीपल टाइम इन ईच सेल साइकिल व्हाइल इट इज इनिशिएटेड ओनली वंस इन ईच सेल साइकिल एट द ओरिजिन इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो देखिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें उल्टा दिया हुआ है। यूकैरियोट के अंदर जो यूकैरियोट है उस सेल के अंदर एक सेल साइकिल में केवल एक बार ही रेप्लिकेशन होता है, जबकि अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां पर मल्टीपल टाइम हो सकता है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर तो ये बिल्कुल फिक्स है कि एक सेल साइकिल में केवल एक बार ही रेप्लिकेशन होगा, दूसरी बार होने ही नहीं दिया जाता है। वहां पर कुछ फैक्टर आ जाते हैं जो कि रोक देते हैं अगर फिर से रेप्लिकेशन होता है तो। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा देके रखा है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा गलत। बी में लिखा है इम्प्रॉपर रीइनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इन यू बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज प्रिवेंटेड बाय द हेमीमिथाइलेशन स्टेटस ऑफ द बैक्टीरियल ओरिजिन। यानी कि वहां पर इम्प्रॉपर रीइनिशिएशन ना हो जाए रेप्लिकेशन का, मतलब रेप्लिकेशन वहां कुछ गलत तरीके से स्टार्ट ना हो जाए। इस चीज को रोकने के लिए बैक्टीरिया के अंदर किस चीज का ध्यान रखा जाता है, हेमीमिथाइलेशन कंडीशन का ध्यान रखा जाता है। अब ये क्या होगा देखिए मैं आपको बता देती हूं। 3 टाइप की कंडीशन होती है। एक है अनमिथाइलेटेड, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर कहीं पर भी मिथाइलेशन नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अनमिथाइलेटेड। सेकंड होता है कि हेमीमिथाइलेटेड, यानी एक स्ट्रैंड पर तो मिथाइलेशन लगा है, मतलब हो रखा है मिथाइलेशन, लेकिन सेकंड पर नहीं है। और थर्ड कंडीशन ये होती है कि दोनों ही स्ट्रैंड पर मिथाइल ग्रुप का एडिशन हुआ है, तो उसे बोलते हैं फुल्ली मिथाइलेटेड डीएनए। ये 3 कंडीशन मिल सकती हैं। अब देखो यहां पर होता क्या है कि जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन केवल उसी डीएनए का किया जाता है जब वो फुल्ली मिथाइलेटेड हो जाता है या फिर वो मिथाइलेटेड ना हो। ये 2 कंडीशन ध्यान में रखी जाती है, या तो ये कंडीशन हो कि वहां पर एक भी मिथाइलेशन नहीं है, या फिर ये कंडीशन हो कि दोनों स्ट्रैंड पर मिथाइलेशन है। अगर ये दोनों कंडीशन होती है तो ही वहां पर रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया जाता है इन प्रोकैरियोट्स। अगर ये कंडीशन है तो वहां स्टार्ट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि देखो ये ऐसा स्ट्रैंड है जो कि फुल्ली मिथाइलेटेड है। जैसे ही उसका रेप्लिकेशन हुआ तो हम सभी जानते हैं कि रेप्लिकेशन का जो मोड होता है वो सेमी ऑटोनोमस होता है, यानी जो 2 स्ट्रैंड है वो पहले सेपरेट आउट हो जाएंगे, फिर एक नया स्ट्रैंड बनेगा यहां और एक नया बनेगा यहां। तो देखो इस तरीके से ये पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये नया बना है और ये भी नया बना है। तो जो पेरेंट वाला है
उस पर तो मिथाइलेशन हो रखा होगा, लेकिन जो नया बना है उस पर अभी मिथाइलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि रेप्लिकेशन और मिथाइलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। जब कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाता है उसके बाद ही मिथाइलेशन किया जाता है। तो यानी अगर सेल में ऐसा डीएनए है जो कि हेमी मिथाइलेशन है, यानी एक पर लगा है एक पर नहीं लगा है, तो ये इंडिकेशन देता है कि वो उस डीएनए का अभी तक कंप्लीटली रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, और जब अभी तक उसका कंप्लीट रेप्लिकेशन नहीं हुआ है तो फिर से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर बैक्टीरिया के अंदर इम्प्रॉपर रीइनिशिएशन ना हो जाए रेप्लिकेशन का, वो किस बिहाफ पर देखा जाता है कि वहां पर जो बैक्टीरिया ओरिजिन है, मतलब जो डीएनए है जहां से स्टार्ट होगा वहां पर हेमी मिथाइलेशन ना हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। सी में लिखा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द मेजर रेप्लिकेशन पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी नोवो सिंथेसिस ऑफ बोथ लीडिंग एंड द लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन ई कोलाई। वैसे तो बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर, लेकिन सबसे जो मेन रोल प्ले करता है वो पॉलीमरेज थर्ड है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिविटी यानी उसकी जो स्पीड है वो काफी हाई होती है, साथ साथ वो फिडेलिटी का भी ध्यान रखता है, यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से वो वहां पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता हुआ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो मेजर है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। इसके बाद डी में लिखा है कि जो रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है प्रोड्यूस द मल्टीपल यूनिट ऑफ ओरिजिन मॉलिक्यूल, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसकी कई सारी यूनिट्स को बना देता है ये रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये होता क्या है, चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये है रोलिंग मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, यहां पर देखो जैसे ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सबसे पहले वहां पर एक निक होता है, यानी कट लगता है एक स्ट्रैंड में। ब्रेक का मतलब होता है दोनों स्ट्रैंड में लगना कट, और निक का मतलब होता है दो में से किसी एक स्ट्रैंड पर अगर कट लगता है। तो यहां पर निक हुआ है, निक होने के बाद ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये वहां से डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देता है, और ये जो रेड कलर में है ये नया बनना स्टार्ट हो जाता है। ये धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है, यहाँ पर ये धीरे धीरे नया बनता रहता है। बनने के बाद फिर ये कंप्लीट अलग हो जाता है और ये यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर भी बनता है और फिर यहाँ से भी बनता है। इस तरीके से ये काफी सारी यूनिट्स को बना देता है, यानी जो ओरिजिनल है उसकी कई सारी यूनिट्स बनती रहती हैं विद द हेल्प ऑफ रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही दी है, यानी इन चारों स्टेटमेंट में से केवल एक ही गलत है, हमसे पूछा भी गलत ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 84 से, लिखा है गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस विद ब्लैंक लेबल्ड एज एक्स वाई जेड एंड एल। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं, कुछ बातें बता रखी हैं और कुछ आपको बतानी है और बताना है और मैच करना है कि कौन सा सही है। देखिए फर्स्ट में लिखा है आरएनए पोल 1 ट्रांसक्राइब। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो किसे ट्रांसक्राइब करता है? तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होती है, और लार्ज सब यूनिट के अंदर जो आरआरएनए होते हैं उनको इनकोड करता है आरएनए पोल 1। जैसे देखो यहाँ लिखा भी है कि जो प्री आरआरएनए होते हैं जैसे कि 45S है और जैसे कि 35S है इन ईस्ट, तो उसको ट्रांसक्राइब करता है आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, तो हमारा X क्या हो जाएगा? हमारा X हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरआरएनए हो जाएगा, जिसमें कि थर्ड लिखा है कि X क्या है? 45S आरआरएनए को फॉर्म करता है आरएनए पोल 1। बी में लिखा है mRNA जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड बाय, यानी कि जो mRNA जीन होते हैं उनको कौन ट्रांसक्राइब करता है, यानी कौन सा आरएनए पॉलीमरेज उनको ट्रांसक्राइब करता है। तो देखो यहाँ पर जो mRNA जीन होते हैं वो ट्रांसक्राइब किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो Y है उसका होना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज 2। तो ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड ओनली इन द प्लांट, वो आपको जेड से बताना है। तो ये होते हैं फोर्थ, जो आरएनए पॉलीमरेज 4 है, आरएनए पॉलीमरेज 5 जो है वो केवल प्लांट के अंदर मिलते हैं। तो देखिए सी में क्या दिया है, यानी जेड का क्या होना चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज 5। तो यहाँ पर ये बात भी सही है। TASI RNA आर सिंथेसाइज्ड बाय, इसमें बताया है कि जो TASI RNA होते हैं उन्हें कौन सिंथेसाइज करता है? तो उन्हें सिंथेसाइज करते हैं आरएनए पोल 2। जैसे देखो यहाँ लिखा भी है कि आरएनए पॉलीमरेज फाउंड ओनली इन द प्लांट इज आरएनए पॉलीमरेज 5, और ट्रांस एक्टिंग स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जो होते हैं यानी TASI RNA जो है उनको सिंथेसाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा द थर्ड वन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यस, क्वेश्चन आईडी है 85। लिखा है गिवन ब्लो इज अ पार्शियल कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अ जीन। यहाँ पर एक पार्शियल कोडिंग सीक्वेंस आपको दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द अबाउट डीएनए सीक्वेंस इन एनी ऑफ द 3 पॉसिबल रीडिंग फ्रेम। यानी यहाँ ये जो आपको कोडिंग सीक्वेंस दिया है इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन होने के बाद जो आपको प्रोटीन मिलेगा उनका उसके अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो आपको बताना है कि इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, लेकिन 3 ऐसे हैं जो पॉसिबल रीडिंग फ्रेम से मिल सकते हैं। पॉसिबल रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको आगे बता दूंगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हमें दिया है, ये दिया है, उसको कहा है कि ये कोडिंग सीक्वेंस है। एक मिनट रुकिए, कोडिंग ही कहा है, यस ये कोडिंग सीक्वेंस है। तो ये डीएनए का सीक्वेंस है और कौन सा है? कोडिंग सीक्वेंस है।
देखो आपने देखा होगा कि जब ये डीएनए है और ये डीएनए का सेकेंड स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। जब रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पर इन दोनों स्ट्रैंड को इस्तेमाल किया जाता है एक नया डीएनए बनाने के लिए। लेकिन जब यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है तो केवल एक ही स्ट्रैंड को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो यहाँ केवल एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा किया जाता है? आरएनए की सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इससे ही बन सकता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इस स्ट्रैंड को इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर इसे बोलते हैं कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जो दूसरा है ये है नॉन टेम्पलेट, इसको फिर नॉन टेम्पलेट बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बात और याद रखना आप, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इससे जो हमें आरएनए मिलेगा, इससे हमें जो आरएनए मिलेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा ऑब्वियसली। तो इससे जो हमें एमआरएनए मिला है वो एग्जैक्टली कॉपी होता है इस वाले का। ऐसा क्यों? देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों सेम हुए, इसलिए हम इसको तो बोल देते हैं कि ये नॉन कोडिंग है। जो टेम्पलेट वाला है वो नॉन कोडिंग है और जो नॉन टेम्पलेट है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है या फिर कोडिंग स्ट्रैंड होता है, क्योंकि इसका और इसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सिमिलर है। इसको आगे कोड करने में हेल्प किया जाएगा, प्रोटीन बनाने में हेल्प किया जाएगा, इसलिए इसको कोडिंग सीक्वेंस बोल देते हैं या फिर कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। अब मैंने ये बातें क्यों बताई हैं? इसलिए बताई है क्योंकि ये जो सीक्वेंस आपको दिया है डीएनए का, ये कोडिंग सीक्वेंस है, यानी ये वाला सीक्वेंस है। तो ये वाला सीक्वेंस और जो हमें यहां से ये एमआरएनए मिलेगा वो बिल्कुल सेम होगा, बस वहां पर टी है और यहां पर यू होगा, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता है, आरएनए में टी की जगह पर यू होता है। ठीक है, तो यहां ये तो हुआ कोडिंग सीक्वेंस, यानी ये तो हुआ डीएनए। इससे अगर हमें बनाना है आरएनए तो सेम हम लिख सकते हैं, यानी ए और टी की जगह पर आप यू लिखोगे, फिर जी है ए सी जी सी ए यू जी यू जी यू। एक मिनट मैं इसको रफ कर देती हूं। यस, तो हमारा हो गया था यहां तक जी यू, फिर इसके बाद सी जी ए यू जी और जी। ठीक है, तो ये हमारे एमआरएनए का सीक्वेंस है, यानी इसका ही इस्तेमाल किया जाएगा टू फॉर्म द प्रोटीन या फिर ट्रांसलेशन करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि एक अमाइनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड से आता है, जिसको कोडोन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक कोडोन ये हो जाएगा, एक कोडोन ये हो जाएगा, एक कोडोन ये हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, पॉसिबल रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या है कि अब आप एक को हटा दो तब क्या रीडिंग फ्रेम रहेगा, तो इसके बाद ये रहेगा। आपने एक को अगर हटा दिया है तो ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये और ये दो तो फिर कट जाएंगे क्योंकि 2 का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद अगर तीसरा देखा जाए तो इसके लिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ। अगर इन 2 को हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा? यू जी जी, ए सी जी, सी ए यू, जी यू जी, यू सी जी और ए यू जी। ठीक है, ये होगा। तो इस तरीके से ये पॉसिबल रीडिंग फ्रेम होता है। आप एक को यहाँ से रिमूव करते रहो, आगे ऐड करते रहो और उससे नया नया प्रोटीन बनता रहेगा। नया मतलब कि वहां पर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है कि यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी, उस प्रोटीन में कैसे अमाइनो एसिड आएंगे। तो देखो इसके लिए आपको ये चीज लर्न होनी चाहिए, ये हमने किया है, इसको आपको लर्न करना है। देखो जब मैंने तैयारी की थी मुझे कंप्लीट लर्न थे ये सारे, हालांकि मैं अब भूल गई हूँ, लेकिन ये लर्न करने जरूरी है कि कौन से कोडोन से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है, तो हमें ये मिला है अपने एमआरएनए का सीक्वेंस। चलिए इससे देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ अमाइनो एसिड बनेंगे। तो सबसे पहला है AAU। देखो AAU से कौन सा बनता है? A एंड U, तो AAU से बनता है एस्पेरेजिन। ठीक है, तो यहाँ आएगा ASN। आफ्टर दैट है GGA। अब देखो GGA से क्या बनता है? G और A, यानी GGA से बनता है ग्लाइसिन, तो यहाँ आएगा ग्लाइसिन। आफ्टर दैट CGC, तो देखिए CGC से बनता है आर्जिनिन, तो ये ARG हो जाएगा। इसके बाद है AUG, तो AUG तो हम सभी जानते हैं मिथ्योनिन होता है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ AU और G यानी मिथ्योनिन, तो यहाँ MET आ जाएगा। इसके बाद है UGU, हाँ U और G और U से आता है सिस्टीन, तो यहाँ सिस्टीन हो जाएगा। इसके बाद है CGA, तो CGA में क्या दिया है? CGA आर्जिनिन, तो ये आर्जिनिन होगा। इसके बाद UGG, तो U और G से मिलता है ल्यूसिन।
तो हमारा जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो ऐसा होना चाहिए, यानी एस्पेरेजिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, मिथ्योनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन और ल्यूसिन। एक बार हम मैच कर लेते हैं कि किस में दिया है। तो एस्पेरेजिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, मिथ्योनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, एक मिनट रुकिए, UGG, UG और G, यस एग्जैक्टली, हमने गलत कर दिया है थोड़ा। यहाँ आएगा U और UG से है, UGG से है ट्रिप्टोफैन, तो यहाँ ट्रिप्टोफैन आएगा, ठीक है एग्जैक्टली। तो एक मिनट, ट्रिप्टोफैन यानी फर्स्ट तो हमें मिलेगा। इसमें पूछा है कौन सा नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट आंसर तो हमारा नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट रीडिंग फ्रेम क्या होगा? नेक्स्ट रीडिंग फ्रेम को मैं अलग कलर से ले लेती हूँ, ग्रीन से ले लेती हूँ, यस। इसके बाद हमें मिलेगा AUG। तो AUG क्या होता है? मिथ्योनिन होता है, AUG मिथ्योनिन, तो हमें सेकंड जो मिलेगा उसमें यहाँ मिथ्योनिन होना चाहिए। आफ्टर दैट GAC, तो देखो GAC में क्या होगा? GAC में मिले हैं हमें एस्पेरेजिन, एस्पेरेटेट, ठीक है। इसके बाद GCA में हमें क्या मिलेगा? GCA एलेनिन, तो यहाँ हमें मिलना चाहिए एलेनिन। UG, आफ्टर दैट UGU सिस्टीन, यानी यहाँ हमें मिलना चाहिए सिस्टीन। आफ्टर दैट GUC, देखो GUC दिया है वैलिन, तो यहाँ पर ये होगा वैलिन। इसके बाद है नेक्स्ट GAU, फिर दिया है GAU, तो G यहाँ है, A यहाँ है, U यानी एस्पेरेटेट, तो ये हमें मिलना चाहिए हमारा सेकंड सीक्वेंस। चलिए देखते हैं किसमें दिया है। तो जो सीक्वेंस अभी हमें मिला है वो हमें थर्ड सीक्वेंस में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर हमारे पास मिथ्योनिन था, एस्पेरेटेट था, एलेनिन, सिस्टीन, वैलिन और एस्पेरेटेट। देखो यहाँ पर सेम ऐसे दिया है, तो हमारा थर्ड भी ऐसा है, ऐसा प्रोटीन है जो हमें इस रीडिंग फ्रेम से मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। अब हम जो स्टार्टिंग वाले दो हैं उनको रिमूव कर देंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आया है UGG, तो देखिए UGG से क्या बनेगा? UG और G से मिलेगा हमें ट्रिप्टोफैन, तो यहाँ पर हमें जो थर्ड है उसमें फर्स्ट मिलेगा ट्रिप्टोफैन। इसके बाद है ACG, तो देखिए A और C और G में हमें मिलेगा थ्रियोनिन, तो यहाँ पर हमें मिलेगा नेक्स्ट THR। आफ्टर दैट CAU, इसके बाद है CAU, तो देखिए CA और U, CAU में हमें मिलेगा हिस्टिडिन, तो यहाँ पर यहाँ से हमें मिल जाएगा हिस्टिडिन। आफ्टर दैट GUG, तो देखिए GUG में क्या होगा? G और U और GUG में हमें मिलेगा वैलिन, तो यहाँ हमें मिल जाएगा वैलिन। आफ्टर दैट UCG, तो देखिए UC और G हमें मिलेगा सेरिन, तो ये हमें मिल जाएगा सेरिन। इसके बाद है AUG होता है मिथ्योनिन, ठीक है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस हमें ये मिल सकता है, देखिए ये किसमें है? ये है थर्ड वाले में, ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनिन है, हिस्टिडिन है, वैलिन है, सेरिन है और मिथ्योनिन है। यानी कि जो सेकंड वाला है ये हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें 4 ही ऑप्शन देके रखे हैं, 4 में से 3 हमें मिल गए हैं, तो फोर्थ हमें नहीं मिलेगा। और हमसे पूछा भी ये है कि कौन सा सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड का नहीं मिलने वाला है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई डाउट अगर है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 86। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन ए इज रेगुलेटेड बाय Mg2 पॉजिटिव, यानी देखो कोई सेल है, उस सेल के पास एक जीन है जिसको ए कहा गया है, और उस जीन ए का जो रेगुलेशन है वो Mg2 पॉजिटिव की हेल्प से होता है। रेगुलेशन का मतलब है कि उसे ऑन करना है या ऑफ करना है, वो ट्रांसलेशन करेगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा Mg2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन पर। इसके बाद लिखा है द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ए इन अनट्रीटेड UN एंड सेल ट्रीटेड विद Mg2 पॉजिटिव T वाज एनालाइज्ड बाय द नदर्न हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग, यानी कि वहां दो कंडीशन ली गई। एक ऐसा सेल है जिसको कहा है अनट्रीटेड यानी कि UN, और एक ऐसा सेल है जिसको ट्रीट किया गया है, उसको लिखा है T। तो अनट्रीटेड मतलब उसे Mg2 पॉजिटिव नहीं दिया गया है, और ट्रीटेड का मतलब है कि इस सेल को Mg2 पॉजिटिव दिया गया है। अब यहाँ इन दोनों के अंदर ये जो जीन A है इसका एक्सप्रेशन होगा या नहीं, यानी वहां पर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है नदर्न हाइब्रिडाइजेशन यानी N, जो कि बताता है कि ट्रांसक्रिप्शन हुआ या नहीं, क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो RNA बनता है, और RNA को डिटेक्ट करता है नदर्न हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद प्रोटीन बना है या नहीं वो डिटेक्ट करता है वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो इस जीन का ट्रांसलेशन हुआ है या नहीं, इसके लिए हमें ये दोनों टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है, और ये की भी गई है यहाँ पर, ठीक है। आगे लिखा है सिमिलर exercise was done for a mutant which was isolated with a 6 base pair deletion in 5' UTR of the transcript of gene A. The following are summary of 4 possible results that are hypothesized to be obtained. तो देखो इसमें लिखा है कि ये दोनों कंडीशन
ये अनट्रीटेड और ट्रीटेड सेल लिया गया किसके लिए, एक म्यूटेंट स्पीसीज के लिए, यानी उस म्यूटेंट में हुआ क्या है, वहां पर आइसोलेट किया गया है 6 बेस पेयर का डिलीशन इन 5 प्राइम यूटीआर ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जीन ए। जैसे देखो ये जीन ए है, इससे जो mRNA मिला है, उससे जो mRNA मिला है, उस mRNA का जो 5 प्राइम यूटीआर है, 5 प्राइम जो यूटीआर है, वहां से ये 6 बेस पेयर को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो जो म्यूटेंट लिया गया है अनट्रीटेड सेल के अंदर, जो ट्रांसक्रिप्ट लिया गया है वहां पर भी ये 6 बेस पेयर नहीं होंगे और जो ट्रीटेड लिया गया है वहां पर भी नहीं होंगे। ये तो कंडीशन दी है आपको एक्सपेरिमेंट की, उससे रिजल्ट क्या मिला है वो आपको यहां पर दिया गया है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है रिजल्ट। यहां आपको बताया है कि UN होता है अनट्रीटेड सेल, WT क्या है, वाइल्ड टाइप सेल है, यानी जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है, T क्या है, वो सेल है जिनको हमने MG2 पॉजिटिव से ट्रीट किया है, MUT का मतलब है वो सेल जिसमें म्यूटेशन हो रखा है जीन A के अंदर। इसके बाद N है नदर्न हाइब्रिडाइजेशन और W है वेस्टर्न ब्लोटिंग। ठीक है, अब आपको ये प्रोफाइल दी गई है। अब यहां लिखा है कि इफ द रेगुलेशन ऑफ जीन A एक्सप्रेशन इज कंट्रोल ओनली एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन विच ऑफ द अबव प्रोफाइल आर पॉसिबल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। यहां पर 4 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें मिले हैं और कहा है कि अगर जीन A का एक्सप्रेशन केवल ट्रांसलेशन के टाइम पर ही रेगुलेट किया जा सकता है तो कौन सा प्रोफाइल इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, इसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहां लिखा है कि केवल लेवल ऑफ ट्रांसलेशन पर ही उसको रेगुलेट किया जा सकता है, और रेगुलेट करता कौन है, MG2 पॉजिटिव। तो मतलब MG2 पॉजिटिव हो या ना हो, उसमें म्यूटेशन हो या वाइल्ड टाइप हो, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही होगा। यानी जो नदर्न हाइब्रिडाइजेशन है वहां पर तो आपको बैंड दिखाई ही देगा, क्योंकि रेगुलेशन कब किया गया है, रेगुलेशन किया गया है एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही, और करता कौन है, MG2 पॉजिटिव। ठीक है, बातें समझ आई। तो देखो यहां मैं आपको समझा देती हूँ इस प्रोफाइल में क्या बताया है। देखो A, B, C और D। ए में कहा है कि ये है अनट्रीटेड सेल जिसमें हमने MG2 पॉजिटिव नहीं दिया है, और ये वो सेल है जिसमें हमने MG2 पॉजिटिव दिया है। साथ में यहां बताया है कि ये वाइल्ड टाइप सेल है और ये म्यूटेंट सेल है। वाइल्ड टाइप के अंदर नदर्न हाइब्रिडाइजेशन में अनट्रीटेड के अंदर भी बैंड मिलेगा और जो ट्रीटेड है उसके अंदर भी बैंड मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो केवल ट्रांसलेशन पर ही रेगुलेट किया जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन पर उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर आपको दोनों साइड में बैंड मिले हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर भी दोनों में बैंड मिले हैं तो ये भी सही हो सकता है। यहां पर आपको बैंड नहीं मिल रहा है तो सी हो जाएगा गलत। ठीक है, इसके बाद डी में यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का मिला है तो ये भी सही है। यानी अब तक तो हमारे पास 3 प्रोफाइल हैं जो बता रही हैं। इसके बाद अगर वो म्यूटेंट टाइप है तो वहां पर भी ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही, क्योंकि रेगुलेशन कहाँ होता है, ट्रांसलेशन पर। तो यहाँ पर भी आपको दोनों बैंड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई बैंड नहीं दिया है तो ये प्रोफाइल इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर देखें तो इसमें दोनों मिले हैं तो ये भी हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पर, अच्छा ये तो हमने पहले ही कट कर दिया था। ओके, डी की बात करते हैं तो डी में दोनों साइड दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ए में भी दिखाई देगा और डी में भी दिखाई देगा, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो ए और डी यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यानी यहाँ पर देखो आपको ना केवल बस ये देखना है कि 2 चीजें आपको पकड़नी है। फर्स्ट ये है कि लेवल ऑफ ट्रांसलेशन पर ही हम रेगुलेट कर सकते हैं, और सेकंड बात ये आपको ध्यान रखनी है कि रेगुलेशन करना कैसे है, MG2 पॉजिटिव से करना है। तो चाहे अब कैसा भी सेल हो, ट्रीटेड हो, अनट्रीटेड हो, म्यूटेंट हो, वाइल्ड टाइप हो, उनमें ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही होगा। और ट्रांसक्रिप्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ नदर्न हाइब्रिडाइजेशन। तो यानी वहां पर तो बैंड आने ही चाहिए। अब यहां पर भी बैंड नहीं दे रखे हैं, देखो एन के सामने कोई बैंड नहीं था तो ये हमने इसलिए कट कर दिया। यहां पर ये बैंड नहीं था इसलिए हमने इसको कट कर दिया, लेकिन यहां हर जगह एन के सामने बैंड है। ठीक है, तो इसलिए हमने ए को ठीक किया है और डी को ठीक किया है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन आईडी है 87। लिखा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस टू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी यहाँ पर आपको देख के रखे हैं 4 स्टेटमेंट, किसके रिगार्ड में, डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्ड में ही। आपसे पूछा है कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट है। फर्स्ट में लिखा है द यूकैरियोटिक काउंटर पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल बीटा क्लैम्प प्रोटीन इज प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन PCNA। यानी यूकैरियोट के अंदर मिलता है PCNA और प्रोकैरियोट के अंदर मिलता है बीटा क्लैम्प। तो इन दोनों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम होता है। यानी बीटा क्लैम्प का फंक्शन इन प्रोकैरियोट्स और PCNA का फंक्शन इन यूकैरियोट वो बिल्कुल सेम होता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि यहाँ पर जो बैक्टीरियल बीटा क्लैम्प होता है और यूकैरियोट के अंदर जो PCNA मिलता है उनका काम सेम है। इट इंटरेक्ट विद द सेवरल प्रोटीन अदर देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सब यूनिट। इसका काम क्या होता है, इनका बीटा क्लैम्प का और PCNA का, ये डीएनए पॉलीमरेज से तो इंटरेक्ट करते ही हैं, साथ साथ जो अदर प्रोटीन होते हैं उनसे भी इंटरेक्शन बनाते हैं। इट ऑल्सो फ्रीली स्लाइड अलोंग द डीएनए एंड
इंप्रूव द प्रोसेसिविटी ऑफ द अदर प्रोटीन। मतलब कि वो क्या करते हैं, उस साथ में मूव भी करते रहते हैं और प्रोसेसिविटी जो स्पीड होती है डीएनए पॉलीमरेज की या फिर जो अदर प्रोटीन है जिससे इसने इंटरेक्ट कर रखा है उनकी स्पीड में भी हेल्प कराता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अच्छा, बी में लिखा है म्यूटेशन इन एक्टिवेटिंग वन ऑफ द सब यूनिट ऑफ MCM 2-7 कॉम्प्लेक्स negatively affect the initiation of DNA replication in eukaryote but has no effect on the elongation of the replication fork। देखो ये जो MCM है ये क्या है, MCM हेलिकेज है। हेलिकेज का काम होता है डीएनए को सेपरेट करना और हेलिकेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो कि इनिशिएशन के टाइम पर आ जाता है और जब तक रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन नहीं हो जाता तब तक वो वहीं पर बना रहता है। तो अगर हेलिकेज में म्यूटेशन हुआ है तो इनिशिएशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, साथ साथ जो इलोंगेशन होता है यानी कि जो रेप्लिकेशन फोर्क होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहां पर को कहा है कि इनिशिएशन में तो नेगेटिवली इफेक्ट होगा लेकिन इलोंगेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, सी में लिखा है ऑल डीएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेटिंग द यूकैरियोटिक जीनोम कैटलाइज डीएनए चेन एक्सटेंशन इन अ डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। देखो एक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही एक्सट्रीम दे रखा है कि जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट के अंदर वो डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं लेकिन वो टेम्पलेट पर डिपेंड होकर करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। गलत क्यों है, देखो मोस्टली, अगर यहाँ पर ऑल की जगह मोस्टली आता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव कर दिया है कि सभी जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो टेम्पलेट पर डिपेंड होकर ही रेप्लिकेशन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है, देखिए यहाँ पर बताया होगा मैंने, एक मिनट रुकिए। यस, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज TDT इज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एट द 3' हाइड्रोक्साइल टर्मिनस ऑफ डीएनए। इसका काम क्या है, ये एक डीएनए पॉलीमरेज है फर्स्ट ऑफ ऑल और ये टेम्पलेट पर डिपेंड नहीं करता है। काम क्या करता है, ये इनकॉर्पोरेट करता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को 3' हाइड्रोक्सिल टर्मिनस ऑफ डीएनए का जो 3' एंड होता है वहां पर जो OH होता है वहां ऐड करने का काम करता है ये डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, ओके। इसके बाद टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज जो है TDT है इज अ डीएनए पॉलीमरेज दैट इज प्रेजेंट इन द इमेच्योर प्री बी एंड प्री टी सेल। जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बी सेल होते हैं, टी सेल होते हैं, वो जब प्री मेच्योर होते हैं तो उस टाइम पर ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं एंड TDT इंसर्ट एंड न्यूक्लियोटाइड टू VDJ जीन सेगमेंट ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ जीन। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जो बी सेल होते हैं वो आगे जाकर एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन के लिए एक सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं VDJ सीक्वेंस। इसमें कई बार वेरिएशन होता है, चीजें चेंज होती रहती हैं, जैसे यानी एंटीबॉडी जो होती है हर एक एंटीजन के लिए अलग होती है, तो उनमें जो वेरिएशन आता है वो इस VDJ के कारण ही आता है। और यहाँ वेरिएशन के कारण को कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो एंजाइम है TDT, ये यहाँ अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट करता रहता है जिस वजह से वहां वेरिएशन आता है। ठीक है, यस, इट प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट एंड वेरिएशन ऑफ द इम्यून सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आई होंगी कि जो TDT है वो एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो कि टेम्पलेट पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो बी भी गलत है, सी भी गलत है। ओके, आफ्टर दैट डी की बात करते हैं। द FEN1 प्रोटीन प्ले अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल एज इन द बेस एक्सीजन रिपेयर। ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि देखो ये जो FEN1 होता है जिसको फ्लैप एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, ये यूकैरियोट के अंदर मिलता है और जो लैगिंग स्ट्रैंड बनता है जिसमें बहुत सारे प्राइमर होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। यानी जैसे लैगिंग स्ट्रैंड बन जाता है तो सारे प्राइमर को रिमूव किया जाता है, उसके बाद फिर लाइगेज की हेल्प से उनको सील कर दिया जाता है ताकि पूरा स्ट्रैंड बन सके। तो ये जो FEN1 है ये लैगिंग स्ट्रैंड को बनाता नहीं है, बनाने में हेल्प करता है। बनाता तो कौन है, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बनाता है, लेकिन प्राइमर को रिमूव करना फिर लाइगेशन करवाना इसमें ये हेल्प करता है। इस वजह से लिखा है कि FEN1 प्रोटीन प्ले अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। साथ साथ में ये जो FEN1 है ये बेस एक्सीजन रिपेयर जो सिस्टम है उसमें भी हेल्प करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। देखो मैंने लिखा भी है FEN1 फ्लैप स्ट्रक्चर स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस 1 प्रोसेस द 5' एंड ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन लाइगेशन स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन दिस प्रोटीन एंड AP एंडोन्यूक्लियस 1 ड्यूरिंग द लॉन्ग पैच बेस एक्सीजन रिपेयर प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन लोडिंग ऑफ द प्रोटीन ऑनटू द सबस्ट्रेट दस पासिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम वन एंजाइम टू द अनदर। यानी कि जब बेस एक्सीजन रिपेयर होता है तो उस टाइम पर भी ये FEN1 हेल्प करता है। तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी सही है। हमसे पूछा है गलत कौन सा है, तो बी गलत है, सी गलत है, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 88 से।
लिखा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं बैक्टीरिया और यूकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके रिगार्ड में, और पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलिए रीड करते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। ड्यूरिंग कंकरेंट प्रोमोटर सीक्वेंस रिकॉग्निशन एंड मेल्टिंग कमेंसेस विद बेस फ्लिपिंग वेयर 2 बेस आर फ्लिप्ड आउट इनटू पॉकेट ऑफ द प्राइमरी सिग्मा फैक्टर। यानी देखो इसमें आपको लिखा है कि जैसे ही प्रोमोटर सीक्वेंस का रिकॉग्निशन होता है फिर उसका मेल्टिंग होता है, और मेल्टिंग के साथ साथ ही वहां पर 2 बेस फ्लिप आउट होकर जो प्राइमरी सिग्मा फैक्टर है उसकी पॉकेट में चले जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सिग्मा फैक्टर आर मल्टी डोमेन सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन करता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, और उसकी एक सब यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। और ये सिग्मा फैक्टर जो है मल्टी डोमेन सब यूनिट है। इसका काम क्या है? दैट प्ले क्रिटिकल रोल इन द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, क्योंकि ये क्या करेगा? इंक्लूडिंग द रिकॉग्निशन एंड ओपनिंग ऑफ प्रोमोटर एज वेल एज द इनिशियल स्टेप्स इन आरएनए सिंथेसिस। यानी कि ये जो सिग्मा फैक्टर है इसका ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये सबसे पहले प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद वहां पर प्रोमोटर को मेल्ट करने में भी हेल्प करता है, यानी जो प्रोमोटर वाली साइट है वहां पर उसको सिंगल स्टैंडर्ड कर देता है, क्योंकि वहां ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिग्मा फैक्टर मेल्टिंग भी करवाता है प्रोमोटर की और उसका रिकॉग्निशन भी करता है। देखिए आगे लिखा है द रोल ऑफ सिग्मा 70। ये जो सिग्मा फैक्टर है जो प्रोमोटर को रिकॉग्निशन करता है, मेल्टिंग करवाता है, वो सिग्मा 70 होता है। तो द रोल ऑफ सिग्मा 70 एंड इट्स होमोलॉगस इन द स्ट्रैंड सेपरेशन प्रोसेस। द एविडेंस दैट स्ट्रैंड सेपरेशन इज इनिशिएटेड एट द -11A, द A of the non-template strand that is 11 base pair upstream from the transcription start site of the promoter। इसमें लिखा है कि जैसे देखो ये हमारे पास कोई प्रोमोटर साइट है, ये प्रोमोटर की साइट है, इससे पहले ही जो 11 बेस पेयर है, मतलब कि प्रोमोटर से 11 बेस पेयर पहले ही सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी चीजें सेपरेट होना स्टार्ट कर देती है। और कहां से? यहां पर ए होता है, एक न्यूक्लियोटाइड यानी एडेनिन होता है, तो वहां से ही चीजें सेपरेट होना स्टार्ट कर देती है। और क्या होता है वहां पर? जो -11 पर जो ए प्रेजेंट है ऑन द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड फ्लिप आउट ऑफ द डीएनए हेलिक्स एंड इनटू अ हाइड्रोफोबिक पॉकेट वेयर इट स्टक विद टायरोसिन 430 ऑफ द सिग्मा 70। यानी वहां पर ये जो ए होता है फ्लिप आउट हो जाता है, यानी डीएनए से बाहर निकल जाता है और सिग्मा फैक्टर की जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट होते हैं उसमें चला जाता है। ठीक है, और क्या होता है वहां पर जो आरपीओ है, यानी कि जो ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको फर्दर स्टेबलाइज करने के बाद 3 एडिशनल बेस ऑफ द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बीइंग फ्लिप्ड आउट ऑफ द हेलिक्स एंड इनटू हाइड्रोफोबिक पॉकेट फर्दर प्रिवेंटिंग द रीएनेलिंग ऑफ द 2 कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। इसमें कहा है कि एक तो पहले ही हो गया था फ्लिप आउट, उसके बाद 2 बेस पेयर और वहां पर फ्लिप आउट हो जाते हैं और सिग्मा फैक्टर की जो पॉकेट होती है उसमें चले जाते हैं। तो जैसे देखो इस डायग्राम में भी ये सिग्मा फैक्टर है, यहां पर 3 बेस पेयर होते हैं, एक -11 पर ए होता है, एक -7 पर टी होता है, एक -6 पर जी होता है। तो ये पहले ही हो जाता है, इसके बाद ये 2 और यहां से फ्लिप आउट होकर यानी डीएनए हेलिक्स से निकलकर जो सिग्मा फैक्टर की पॉकेट है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा सही है। ठीक है, बी में लिखा है बाइंडिंग ऑफ अल्फा एमिनेटिन टू आरएनए पॉलीमरेज सेकंड परमिट एंट्री ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इनटू आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एक्टिव साइट एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए बट प्रिवेंट ट्रांसलोकेशन। इसमें लिखा है कि ये जो अल्फा एमिनेटिन है ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का इनिबिटर होता है, जो कि ट्रांसलोकेशन को इनिबिट कर देता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि देखो यहां पर लिखा भी है अल्फा एमिनेटिन इज अ साइक्लिक पेप्टाइड ऑफ 8 अमाइनो एसिड। ये साइक्लिक पेप्टाइड है जो कि 8 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। अल्फा एमिनेटिन अ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द मशरूम एमिनिटा और फेलोइड्स, यानी कि ये एक मशरूम होती है जहां से ये निकलता है, यानी कि ये एमिनेटिन निकलता है। इज अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, यानी जो डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड उसका एक इनिबिटर होता है। तो यहां पर भी लिखा है यही बात, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही। सी में लिखा है आरएनए पॉलीमरेज 1 कैन यूज अपस्ट्रीम प्रोमोटर विद 3 कंसेंसिस सीक्वेंस एज वेल एज इंटरनल प्रोमोटर हैविंग अ बाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर। तो इसमें बात की गई है आरएनए पॉलीमरेज 1 का जो प्रोमोटर होता है उसके रिगार्ड में। देखो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है उसका जो प्रोमोटर है वो किस तरीके से, उसके पास 2 साइट होती है, एक कोर प्रोमोटर होता है और वहां पर एक यूसीई होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें बताया है हमें कि यस जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो प्रोमोटर किसे यूज करता है, 3 कंसेसिव सीक्वेंस एज वेल एज इंटरनल प्रोमोटर हैविंग अ बाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर। तो ये गलत हो जाएगा, वहां पर केवल कोर प्रोमोटर होता है और यूसीई सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। डी में लिखा है फैक्ट इज एसोसिएटेड विद आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन एंड हेल्प डिस्प्लेस हिस्टोन ऑक्टामर ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि फैक्ट एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है जब ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन हो रहा होता है, साथ साथ जो हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं, उनको डिस्प्लेस
करने में भी हेल्प करता रहता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन होता रहे। तो ये बात कितने हद तक सही है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यस, ये जो फैक्ट है मतलब कि द फैसिलिटेट क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स इज अ रफली 180 किलोडाल्टन हेट्रोडाइमरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमेटिन इन द यूकैरियोटिक सेल। जैसे देखो यहाँ पर ये आरएनए पोल सेकंड है जो कि बढ़ता जा रहा है, आगे अपनी ट्रांसक्रिप्शन करता जा रहा है। इसके बाद यहाँ इस स्टोन से आकर बाइंड हो जाता है फैक्ट प्रोटीन। ये फैक्ट प्रोटीन क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है ताकि ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आराम से आगे जाकर ट्रांसक्रिप्शन करता रहे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिया है कि ये स्टोन ऑक्टोमर को डिस्प्लेस करने में हेल्प करता है फैक्ट प्रोटीन। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। हमसे पूछा है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब सही कौन सा है, तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ए बी डी यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन यहां से आए हैं वो सब हमने सोल्व कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।